तो चलिए शुरू करते हैं निर्मला कहानी का 5वां भाग। नयन, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल की चेहरे पर एक झुर्री या सिर का बाल पका रह जाए। ना जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोता, फीस क्या लेते हैं? नयन, फीस तो सुना है शायद 500 रुपये। तोता, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। अगर रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपये बड़ी रकम है। नयन, तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। तोता, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो कि बिना फर फिटकरी के रंग चीखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन, तो फिर रंगीलेपन का स्वाद चखो, या ढीला ढाला कोट पहनो, तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुन्नटदार पैजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ। तोंद का चिपकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधे। जरा तकलीफ भी होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब मैं ला दूंगा। 150 गजलें याद कर लो और मौके मौके पे शेर पड़ी। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जमा मर्दी और साहस के काम का कोई मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच में कोई चोर आ जाए और तुम पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त जो जवां मर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछल कर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ कहते दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बात का इम्तहान करके देखो। अगर वह तुम्हारी दम न भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वह दूंगा। तोताराम ने उस वक्त तो यह बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इसमें कि कुछ बातें उनके मन में बैठ गईं। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाएं। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन वह रोज अपनी जवांमर्दी पर कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं उन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही होगा। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता हो। उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया का ही पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियाँ लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती थी कि वह समझ न जाए। वह सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। वह सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल नहीं सकता, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोर से सामना हो गया।
जरा शिवपुर की तरफ चला गया था। अंधेरा था ही। ज्यों ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, पास में सिर्फ यह छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यही तक साथ था, मगर मैंने सोचा मरता ही हूँ तो वीरों की मौत क्यों न मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा कि रख दे तेरे पास जो कुछ हो और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ यह छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर। मेरे मुंह से इतना निकला था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज़ होती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रेप तक न आई। मजबूरी यही थी कि हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीता न छोड़ता। खैर कहाँ तक बयान करूं, उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहाँ से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने की, तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोंक कर बोले, जवान तुमसा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 100 पर भारी गांव गांव के ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। यह कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने हुए होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं बारों को बराबर खाली कर देता। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी भी तो उचटती हुई जिनमें कोई निशान पड़ सकता था। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, तोता तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है, मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। मुआ कोई 2 गज का होगा, फन निकाले फुफकार रहा है। जरा चलो तो डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले, सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चल कर देख लो ना। मर्द होकर डरते हो? मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही ना उठते थे। कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं हूँ, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती। जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला लाए। यह कहकर मुंशी जी लपके और बाहर चले गए। मासाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वह खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुसा ही पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकालकर खड़ा हो गया। मासाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प कर रह गया। जब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला, मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। मासाराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे दो, कोई फेंक आए। यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल और मूछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊं जाऊं मासाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो लड़के में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं। सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों ही
को मुट्ठी में पकड़कर मसल दिया। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी देख ली तुम्हारी मर्दांगनी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, इसमें कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ, जाकर महाराज से कहना खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो गया है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकी हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे बस की बात नहीं। आह, यह बात पहले ही समझनी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। उस दिन निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर दिया। जब वह नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था, उसके हृदय में विलप्त की ज्वाला सी दहकती थी, जिसकी असह वेदना ने उन्हें संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सब के सब प्राणी सुख सेज ही पर तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुरस्त हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उन्हें और यातनाएं ही सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह अनिद्रा छवि देखकर उसकी आंखें तृप्त हो आ गईं। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पे निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की क्रांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोड़ घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटिल विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर ना देख सकें। अपनी यह हीन अवस्था उसके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी का उसके घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उनकी यह अनुपम छवि उसके हृदय का सूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जा सकता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तो आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मासाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थीं।
घोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने का निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मासाराम को दिए। मासाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मासाराम कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बैरक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्द आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मासाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा, वहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते बोलते शर्माते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि तुम्हारे लड़कों की कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियाँ प्रस्फुटित होती थीं। पत्नी सुलभ ईर्षा अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की, सीधे मासाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि उन्होंने मासाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही ना मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष से लगभग हो गए थे। तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ न पढ़ते थे। इसका समय ही ना मिलता। पर आज उन्हीं विषयों में मासाराम की परीक्षा लेने लगे। मासाराम जहीन था और उसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम आता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को कुछ भी सोचना पड़े, और ऊपरी प्रश्नों को मासाराम से चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने पुत्र पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्लाकर और भी तेजी से वार करता, उसी भांति मासाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न चाहते थे जिसका जवाब मासाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमज़ोर पहलू कहाँ है। यह देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मासाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते हैं। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यूँ आवारा घूमना मुझे कहीं गवारा नहीं हो सकता। मासाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब ने आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं तो कल से ना जाऊंगा। मुंशी जी की बातें
दूसरी ही रुख पर जा रही हैं। वो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर रहे हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मासाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा अपेक्षा नहीं करता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी हम अपने वीडियो में आप लोगों के सम्मुख लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।